हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। चलिए आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा, संविधान की विशेषताएं तथा संविधान के आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर जरूर देख लें। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो संविधान के जो मूल आदर्श हैं वो प्रस्तावना के माध्यम से ही संविधान में सम्मिलित किए गए, और जो मूल आदर्श हैं वो प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अब प्रस्तावना को उद्देश्य का क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में रखा था, जिसे संविधान के अंतिम चरण में सम्मिलित किया गया। इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। अब एक कंफ्यूजन यहाँ बहुत रहती है कि प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है, यूएसए से लिया गया है या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो प्रस्तावना को लिया यूएसए से गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो याद रखें कि प्रस्तावना को लिया यूएसए से गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है ये जानते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, डाटा आदि, और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किए। तो प्रस्तावना का अंतिम चरण यहाँ पर समाप्त होता है। 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि संविधान को अंगीकृत या पारित कब किया गया, तो संविधान को पारित 26 नवंबर 1949 को किया गया। लेकिन ये पूछे कि संविधान को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950। याद रखें कि संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब हम लोग प्रस्तावना को यहाँ समझते हैं। तो संविधान के स्रोत या शक्ति, संविधान के स्रोत या शक्ति, तो भारत में सर्वोच्च है संविधान, लेकिन संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संविधान को शक्ति मिलती है भारत की जनता या भारत के लोग। तो ये पूछे कि संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संविधान को शक्ति मिलती है भारत की जनता से। अब संविधान की प्रस्तावना के जो ये प्रारंभिक 5 शब्द हैं, ये प्रस्तावना के स्वरूप को दर्शाते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत सभी आंतरिक एवं बाह्य स्रोत, इसका मतलब होता है कि भारत सभी आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी यह किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं है। तो इसको ध्यान रखें कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत सभी आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब होता है? समाजवादी का मतलब होता है कि समानता, यानी कि धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो समाजवादी का मतलब होता है कि समानता। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। इसको हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी देख चुके हैं कि देश या राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता, धर्म होता है जनता का। ध्यान रखें, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है देश या राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता, धर्म होती है जनता का। चौथा है लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन करे, या ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाए। इसके लिए आप लोग सर अब्राहम लिंकन जी का वो स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं कि जनता द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र होती है। अगला है गणराज्य या गणतंत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो। जैसे कि आप लोग राजतंत्र से जानते हैं कि राजतंत्र में राजा का पुत्र ही राजा होता है, लेकिन गणतंत्र या गणराज्य ऐसी व्यवस्था है जो वंशानुगत नहीं होती। इसमें निर्वाचन होता है, फिर चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। अब प्रस्तावना के जो अंतिम 6 शब्द हैं, ये प्रस्तावना के उद्देश्य को दर्शाते हैं। पहला है न्याय। न्याय होता है, न्याय इसमें 3 प्रकार का न्याय सम्मिलित किया गया है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय।
अब इसमें एक बात ध्यान रखें कि यह पूछा जाए कि प्रस्तावना के उद्देश्य में कौन सा न्याय सम्मिलित नहीं किया गया, तो ध्यान रखें धार्मिक न्याय, क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राष्ट्र या देश का अपना धर्म नहीं होता, तो इसमें धार्मिक न्याय सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब है कि भारत के नागरिक को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वह अपना विकास कर सके, ताकि इससे देश का विकास हो। तीसरा है समता। समता का मतलब होता है समानता, सभी को समान अधिकार। अगला है व्यक्ति की गरिमा, यानी कि भारत के नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता। अगला है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। भारत एक विविधता वाले देश में एकता वाला देश है, इसको बनाए रखने के लिए इसे संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य में सम्मिलित किया गया है। और अगला है बंधुता। बंधुता मतलब भाईचारे का व्यवहार। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि प्रस्तावना को और किस नामों से जाना जाता है। तो प्रस्तावना को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ध्यान रखें कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। एक बात और ध्यान रखें कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहती है कि भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन यदि नॉर्मली क्वेश्चन पूछे कि संविधान की आत्मा या कुंजी, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। लेकिन पूछे कि भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब अभी तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है। इसे हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब संविधान की प्रस्तावना को लेकर कई बात उठाई गई, जिसमें से 2 बात बहुत प्रमुख है, हम लोग उसे देखते हैं। एक है बेरुवारी संघवाद 1960। पहला है बेरुवारी संघवाद 1960। बेरुवारी संघवाद 1960। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है। इसके द्वारा संविधान ने माना कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक बार उठा केशवानंद भारती केरलवाद। केशवानंद भारती केरलवाद 1973। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में नहीं। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। बेरुवारी संघवाद 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक वाद उठा केशवानंद भारती केरलवाद 1973। इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह संविधान का अंग है, अतः इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे में नहीं।
तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।